नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज से आप सबके एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट हो रही। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में से पॉलिटी से क्वेश्चन आता है तो क्लास आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। देखिए, एक बात समझनी होगी। सबसे पहले बात, आप सबके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब आप सबने यूपी पुलिस का पैटर्न देखा होगा। बेशक इस पर यूपी पुलिस ने अपने प्रीवियस पैटर्न को फॉलो नहीं किया, तो बहुत सारे लोग कहेंगे भाई पेपर आउट ऑफ बॉक्स आया। बेशक अगर यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पेपर आउट ऑफ बॉक्स था, क्योंकि किसी भी टीचर ने यूपी पुलिस की ऐसी तैयारी नहीं करवाई। अगर किसी ने तैयारी कराई है तो एक बात समझिएगा, उसने यूपी पुलिस के पैटर्न को फॉलो नहीं किया था। तो भाई तुक्का से उसके क्वेश्चन लग गए, वो एक अलग चीज़ है। क्योंकि यूपी पुलिस कभी भी साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन नहीं पूछता। यूपी पुलिस कभी भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछता। इस पर यूपी जीके में पूछा गया। यूपी जीके बिल्कुल गायब थी, आपके पुलिस अभिरुचि के क्वेश्चन बिल्कुल गायब थे। तो अब पेपर क्या हो गया, कैसे हो गया, उस पर देखो बहुत डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं जो बातें आपसे बोल रही हूँ ना, अपनी इस क्लास को स्टार्ट करने पहले कुछ बातें समझिएगा। अब हम उस पर डिस्कशन करते रहे कि भाई आयोग ने क्या कर दिया। अब आप क्या कर दिया उसको आप कुछ चेंज तो नहीं कर सकते। अब दोबारा पेपर तो आपको देखने को मिलेगा नहीं। जो हो गया, कटाव देखो कम जाएगी। कटाव पे तो हम एक अलग से बात करेंगे कि भाई कि अगर पेपर आपका ख़राब हुआ तो बहुत सारे बच्चों का भी हुआ है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, एक सीरीज स्टार्ट करें। हम जीएस को, स्टैटिक जीके को, हिस्ट्री को, पॉलिटी को, इकोनॉमिक्स को, साइंस को, बायोलॉजी को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब आपकी टोटल जीएस को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। कि मान लीजिए अगर मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ा दिया कि आज का टॉपिक है संविधान सभा, तो संविधान सभा का से चाहे बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछे चाहे हाई लेवल का, कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। हम बहुत डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक और चीज़ करेंगे कि जैसे आज का टॉपिक हमने पढ़ा संविधान सभा, कि भाई भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा क्या हुआ था, कौन से प्रस्ताव आए थे। अब अगली क्लास में क्या करेंगे, इससे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। और देखो, इस सीरीज को मैंने बोर्ड पर नहीं स्टार्ट किया। इस सीरीज को बोर्ड पर ना स्टार्ट करने का उद्देश्य ये था कि मैंने आप सबके लिए PDF बनाई है। ये PDF आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो इसलिए, वरना PDF को बोर्ड पे पढ़ाने से ज़्यादा ईजी है कि भाई बोर्ड में क्या होता है, मुझे PDF बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आती मैं ऐसे आपको पढ़ा देती, ऐसे नोट कर लेते। लेकिन मैंने कहा कि आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, इसलिए सीरीज को इस तरीके से स्टार्ट किया जा रहा है। ओके, देखो एक बात हमेशा याद रखना, सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको सफल होने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग रहा है तो एक बात याद रखना, मकान बनने से ज़्यादा वक्त महल बनने में लगता है। तो हो सकता है आपकी सफलता बहुत शानदार होगी, बस मेहनत करिए। और ऐसा नहीं करना कि सिर्फ आप तैयारी को प्रिटेंड कर रहे, एक दिखावा कर रहे कि मैं तो तैयारी कर रहा या कर रही हूँ। रियल में आपको तैयारी करनी होगी, मेहनत करनी होगी। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कर ले सैर दुनिया की ओ गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ रह गई जिंदगानी अगर तू फिर नौजवानी का। ये गालिब की पंक्तियाँ ना इतनी महत्वपूर्ण है कि अभी टाइम है, अभी आपके पास अपकमिंग वैकेंसी है। यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको, SSC GD में वैकेंसी आ चुकी है, बहुत जल्द आपको NTPC में वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आपकी RPF की वैकेंसी का फॉर्म पड़ा हुआ है। इसके साथ आपकी कुछ और वैकेंसी देखने को UPSSC में मिलेंगी। तो ये सब मौका है कि भाई जो गलती हमने पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में कर दी वो गलती आके नहीं करेंगे। अगर मान लो आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम नहीं दिया तो आप उन बच्चों से सीख तो सकते हो। ज़रूरत तो नहीं है कि सारी ठोकर हम खुद खा के ही सीखें। भाई हम दूसरे बच्चों को देखकर सीख सकते हैं कि भैया ये गलती हमें नहीं करनी। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ते हैं आज की क्लास पॉलिटी की। देखो, पॉलिटी की क्लास में आज हम डिस्कस क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए भैया संविधान क्या होता है। जो हमारा स्टार्ट क्या हो रहा है, संविधान। संविधान आपको दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम प्लस विधान, अर्थात ऐसे नियम कानून जो सबके लिए बराबर है, उसे हम क्या बोलते हैं, संविधान। विश्व में मुख्य रूप से दो प्रकार के संविधान पाए जाते हैं। पहला संविधान होता है लिखित संविधान, दूसरा संविधान होता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान को हम कौन सा संविधान कहते हैं, अलिखित संविधान को विकसित संविधान भी कहते हैं। अब लिखित संविधान और विकसित संविधान में अंतर क्या है। अब देखो, लिखित संविधान वो संविधान होता है जिस संविधान को हमने पहले लिखा है। देश के संचालन के लिए हमने सबसे पहले क्या कर दिया, अपने संविधान को लिखा। जैसे कि भारत का सबसे पहले हमने क्या किया, संविधान का निर्माण किया कि भाई इस अवस्था में हमारे ये नियम कानून लागेंगे, ऐसा स्थिति होगी तो ये करेंगे।
तो इंडिया का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। तो आपने कहा कि फिर विकसित संविधान क्या होते हैं? जैसे कि आपका ब्रिटेन का संविधान पहले लिखा नहीं गया। एक बात समझिए, वहाँ पे जैसे आया कि भाई चोरी का मामला आ गया, तो उन्होंने कहा चोरी के मामला में व्यक्ति को क्या होगी? 1 साल की सजा है। तो उन्होंने लिख दिया अपने संविधान में कि चोरी के मामले पर उस व्यक्ति को 1 साल की सजा मिलेगी। अगला मामला आ गया कि धोखाधड़ी का, तो उन्होंने लिखा धोखाधड़ी के मामले पे व्यक्ति को क्या हो जाएगी? 2 वर्ष की सजा। तो जिस तरीके से मामले आते उस मामले में क्या फैसला होगा, क्या नियम कानून होंगे, ऐसे लिखते चले गए। तो धीरे धीरे नियम कानून भी लिखते चले गए कि नहीं? तो धीरे धीरे उनके संविधान का निर्माण हो गया, उनके संविधान का विकास हो गया। तो ऐसे संविधान को हम कैसे संविधान बोलते हैं? विकसित संविधान या अलिखित। अर्थात ऐसे संविधान को हमने पहले नहीं लिखा, लेकिन जैसे जैसे मामले, जैसे जैसे केसेस आ गए, उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट नियम कानून को हम लिखते चले गए। तो विश्व में 2 प्रकार के संविधान पाए जाते हैं, लिखित संविधान, अलिखित संविधान। इंडिया का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान किसका है? सबसे प्राचीनतम संविधान है आपका ब्रिटेन का। विश्व का सबसे प्राचीनतम लिखित संविधान किसका है? प्राचीनतम लिखित संविधान है आपके अमेरिका का। सबसे पहले अमेरिका ने अपना प्राचीनतम लिखित संविधान बनाया था। प्राचीनतम संविधान पूछेगा तो ब्रिटेन, प्राचीनतम लिखित संविधान अमेरिका का। और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान कठोर है कि लचीला है? तो हमारा संविधान कठोर और लचीला का सम्मिश्रण है, अर्थात नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है भारत का संविधान। इतनी बातें समझ में आएंगी नहीं? अब देखो संविधान का विकास कैसे हुआ, संवैधानिक विकास कैसे हुआ, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके कुछ वीडियो आपके चैनल में पहले पड़े हुए हैं, तो हमने डिस्कस किया था। अभी जो हम डिस्कस करेंगे, भैया भारत में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? क्योंकि भारत तो हमारा अंग्रेजों के अधीन चल रहा था, हम तो अभी स्वतंत्र ही नहीं हुए थे। अब जब स्वतंत्र नहीं हुए थे, हम अंग्रेजों के नियम कानून के अंतर्गत काम कर रहे थे, तो हमारे मन में एक बात आ गई थी कि अंग्रेज क्या करते, ऐसे नियम कानून लाते हैं, अपने लिए तो भला भला कर लेते हैं और हमारे लिए सब बुरा बुरा कर देते हैं। तो हमने कहा जैसे हम स्वतंत्र होंगे ना, सबसे पहले हम अपना संविधान बनाएंगे, और हम अपना संविधान ऐसा बनाएंगे ना कि सबके लिए नियम कानून बराबर होंगे। कोई अमीर है या गरीब है, कोई स्त्री है या पुरुष है, कोई नॉर्मल है या कोई दिव्यांग है, ऐसा नहीं होगा कि हमारे नियम कानून अलग होंगे। इन सब चीज़ों के हमारे मन में बहुत पहले से चल रही थी। अब सबसे पहले क्या होता है, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया। तो कुछ सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया था, लेकिन अभी कहीं भी बाल गंगाधर ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा था कि संविधान सभा बनाना है। तो क्वेश्चन पूछेगा, पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग किसने की थी? पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की थी आपके बाल गंगाधर तिलक ने। ये हो क्या? इसके बाद क्या होता है कि भाई अलग अलग टाइम चलता रहता है। इसके बाद टाइम आता है आपको 1920 का। 1920 में जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो रहा था, उसी टाइम पे महात्मा गांधी ने कहा कि देखो भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही निर्मित होगा। हम जब स्वतंत्र होंगे तब हमारा संविधान कोई अंग्रेज बनाकर नहीं देगा, हमारा संविधान हम क्या करेंगे, स्वयं बनाएंगे। ये 2 बातें समझ में आई कि नहीं है? सबसे पहली बार संविधान सभा की मांग किसने की थी? पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक प्रस्तुत करके। अब देखो बाल गंगाधर तिलक आए, तो इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लें। भैया बाल गंगाधर तो कांग्रेस के सदस्य थे क्या? हाँ जी। कांग्रेस के कौन से दल के नेता थे, गरम दल के कि नरम दल के? तो ये आपके कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। 1907 का जब सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस आपके 2 दलों में टूट गई थी, गरम दल और नरम दल में। तो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में भी बाल गंगाधर तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बाल गंगाधर तिलक ने ही भारत में गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव का आयोजन प्रारंभ किया था। आपस में एकता को दिखाने के लिए, आपस में लोगों को एक करने के लिए इस तरीके का महोत्सव प्रारंभ किया था। बाल गंगाधर तिलक की 2 प्रसिद्ध पत्रिकाएं अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है। एक है आपकी मराठा, दूसरी पत्रिका है केसरी। अब ये पत्रिकाएं तो दोनों किसकी, बाल गंगाधर तिलक की। अब क्वेश्चन पूछता है कि मराठा कौन सी भाषा में लिखते थे? तो मराठा पत्रिका लिखते थे अंग्रेजी भाषा में, जबकि केसरी पत्रिका किस भाषा में लिखते थे? केसरी को लिखते थे मराठी भाषा में।
इसी के साथ साथ बाल गंगाधर तिलक की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक को बाल गंगाधर तिलक ने मांडले झील में लिखा था। वो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की प्रमुख पुस्तक है। अच्छा, मांडले झील कहाँ पे? भैया मांडले झील है आपका बर्मा म्यांमार में। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर और बता दीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, इसीलिए कांग्रेस ने तिलक स्वराज फंड की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट याद हुए कि नहीं हुए? ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पहली बार संविधान सभा का अप्रत्यक्ष रूप से मांग किसने की थी? पहली बार संविधान सभा की अप्रत्यक्ष रूप से मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया? तो स्वराज विधेयक लाए थे। स्वराज का मतलब होता है भाई हमारा शासन। अगर हम अपने शासन की बात कर रहे हैं तो मतलब नियम कानून भी हमारे होंगे। देखिए, इन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा कि भैया संविधान सभा का गठन करिए। इसके बाद क्या हुआ? 1922 में महात्मा गांधी ने क्या कहा? 1922 से पहले महात्मा गांधी ने 1920 में कहा था। 1920 में जब आपका असहयोग आंदोलन चल रहा था, दिख रहा है कि नहीं आपको? दिख रहा है। देखो, 1920 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम पे महात्मा गांधी ने क्या कहा था? भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही निर्मित किया जाएगा। इसके बाद महात्मा गांधी ने 1922 में भी अपनी मांग को कहा कि भाई भारत का संविधान क्या हो? भारतीयों के द्वारा निर्मित हो जाएगा। इसी के बाद पहली बार 1934 में एक वामपंथी नेता थे एम.एन. रॉय, या उनका नाम था मानवेंद्र नाथ राय। अब एक बात आपको समझनी होगी कि भैया वामपंथी नेता कौन होते हैं। देखो, आपको ये जब थोड़ी सी स्टार्टिंग की पॉलिटी पढ़ते हैं ना, जब तक आपके भागने स्टार्ट होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको मॉडर्न हिस्ट्री से कनेक्ट करनी पड़ती हैं। अब हो सकता है कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री से पहले ना पढ़ी हो, जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ अभी बस इतना समझ लीजिए, क्योंकि जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे उन सब चीज़ों को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो 1920 में महात्मा गांधी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था। 1922 में गोरखपुर में चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है। चौरी चौरा षड्यंत्र के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। जैसे ही महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं, अब उसके बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे महात्मा गांधी गिरफ्तार हो जाते हैं, जो असहयोग आंदोलन में बहुत सारे सरकारी स्कूल कॉलेज के नौजवान बच्चों ने वकालत छोड़ दी थी, स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे। अब वो सब कह रहे थे यार हम तो भारत की स्वतंत्रता कराना चाह रहे थे। तो वो क्या हुआ था? एनर्जी को उन्होंने हिंसात्मक रूप ले लिया था। उस हिंसात्मक रूप को क्या बोला था? क्रांतिकारी विचारधारा। तो ये उधर केरल साइड में भी वामपंथी विचारधारा का हुआ था। वामपंथी विचारधारा क्या कहती थी कि देखो, अगर हमारा अधिकार है, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, अंग्रेज आसानी से दे रहे तो ठीक है, वरना हम झगड़ा करके भी ले सकते हैं। वो झगड़ा करने के लिए अगर हमें हिंसा करने की जरूरत हो तो हम हिंसा भी कर सकते हैं। एक बात समझिएगा, 3 प्रकार की विचारधारा का जन्म हो जाएगा इस टाइम पे। पहली विचारधारा कौन सी थी? एक कांग्रेस के गरम दल की विचारधारा थी, एक कांग्रेस की नरम दल की विचारधारा थी। कांग्रेस के नरम दल की विचारधारा क्या कहती थी कि भाई हम अंग्रेजों से अनुनय विनय के द्वारा, प्रार्थना पत्र के द्वारा अपनी मांग मानेंगे कि भैया प्लीज़ हमें स्वतंत्रता दे दीजिए, स्वतंत्रता हमारी मांग है, प्लीज़ हमें स्वतंत्रता दे दीजिए। एप्लीकेशन देते रहेंगे, प्रार्थना पत्र देते रहेंगे। ये थे कांग्रेस की नरमपंथी विचारधारा। नरमपंथी विचारधारा के अंदर मदन मोहन मालवीय, दीनसा वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये सब प्रमुख सदस्य थे। अब गरमपंथी विचारधारा का मतलब क्या था? गरमपंथी विचारधारा कह रही थी देखो हमें अपना हक चाहिए, आप अच्छे से दे रहे हो तो भी ठीक है, नहीं दे रहे हो तो उसके लिए क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, आपकी खिलाफत करेंगे। लेकिन ये कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेते थे। इन्होंने भी कहा था कि भाई हम हिंसा नहीं करेंगे, हम करेंगे कैसे? अहिंसात्मक तरीके से, अहिंसात्मक रूप से करेंगे, लेकिन हम आंदोलन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। भैया हम क्या करेंगे? आपके बने हुए सामान का प्रयोग नहीं करेंगे, स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे, बहिष्कार प्रस्ताव चलाएंगे, आपके स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे, अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे, आपके बनाए हुए सामान नहीं लगेंगे, आपके बनाए हुए प्रोडक्ट का यूज नहीं करेंगे। ये विरोध कर रहे थे, लेकिन ये आंदोलन कर रहे थे, हिंसा कर रहे, आंदोलन कर रहे थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ये कह रहे थे कि भैया हम हिंसा नहीं करेंगे।
दो विचारधारा समझ में आई कि नहीं आई। अब अगली विचारधारा क्या हो गई थी, जिन्हें आप क्रांतिकारी विचारधारा कहते हैं। ये कह रहे थे कि देखो, जब अंग्रेज कोई लिहाज नहीं कर रहे, अगर हमारा मांग, हमारी हक को नहीं मानोगे तो हम क्या करेंगे, हिस्सा करेंगे। इन्होंने कहा 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड में देखा था, कितने सारे भारतीयों को नियत्ती भीड़ पर गोलियां चलवा दी। भैया हम तो शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन ही कर रहे थे, हम तो कोई शस्त्र लेकर गए नहीं थे, फिर आपने ज़बरदस्ती गोलियां क्यों चलवा दी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। अब इन्होंने कहा था कि देखो, अब अंग्रेज ऐसे हो गए हैं कि जैसे होता है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो उन्होंने कहा अब अंग्रेज क्या हो रहे, हिंसा की बात हिंसा से समझेंगे। तो ये क्या कह रहे थे कि भैया हमें हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा, तो ठीक है, हिंसा का सहारा ले लेंगे। इसी टाइम पे जैसे चिटगांव शस्त्रागार में हमला होता है, कभी आपका काकोरी ट्रेड एक्शन होता है, कभी आपकी असेंबली में बम फेंका जाता है, तो कभी हर्डिंग के ऊपर बम फेंका जाता है। इस तरीके की घटनाएं क्या हो रही थी, क्रांतिकारी विचारधारा का उदय था। तो 3 प्रकार की विचारधारा का उदय हो चुका था। ये बातें आपको देखो मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत डिटेल से पढ़ाई जाएंगी, लेकिन यहाँ पे आपको समझने की जरूरत थी। तो अब हम पढ़ के आ रहे थे कि भैया भारत में संविधान सभा का गठन क्यों हुआ। सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक लाए और पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की। इसी के बाद 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान कहा कि भाई भारतीयों को संविधान भारतीयों के द्वारा ही निर्मित किया जाएगा। इसके बाद 1922 में भी महात्मा गांधी ने अपनी मांग को पुनः दोहराया कि देखो, हम जैसे ही स्वतंत्र होंगे हम अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे, इसके लिए हम संविधान सभा का गठन करेंगे। इसके बाद 1934 में पहली बार वामपंथी नेता थे एम.एन. रॉय ने पहली बार प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। 1935 में जवाहरलाल नेहरू ने एम.एन. रॉय की मांग को स्वीकारा, अर्थात उनकी मांग का समर्थन किया। इसी के बाद 1936 में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि देखो, जब हम संविधान सभा बनाएंगे ना, तो संविधान सभा के सदस्य हमारे मन से नहीं चुने जाएंगे कि इसको भी संविधान सभा का सदस्य बना दो, भैया ये भी हमारा दोस्त है, चलो इसको भी बनवा दो। उन्होंने कहा ना, जब हमारी संविधान सभा बनेगी, इन सदस्यों को हम चुनाव कराएंगे। कैसे? निर्वाचन कराएंगे वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? जिससे हम वयस्क मानेंगे उससे हम चुनाव करेंगे। जैसे वर्तमान में हम 18 वर्ष से उम्र के अधिक व्यक्ति को वयस्क मानते हैं, उसे क्या होता है? मतदान का अधिकार मिलता है। अब इसके बाद 1937 का क्या होता है? 1937 का कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन होता है और कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो 1937 के फैजपुर अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने संविधान सभा का प्रस्ताव पारित किया कि देखो, अब हमें हर हाल में अपनी संविधान सभा चाहिए। अब इसी के बाद में क्या होता है? 1940 का अगस्त प्रस्ताव आता है। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों ने भारत के संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया कि ठीक है, हम भारतीयों के संविधान सभा की मांग को स्वीकार करते हैं, भारतीय अपने संविधान सभा का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। इसी के बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आते हैं। क्रिप्स मिशन में कहते हैं कि भैया हम क्या करेंगे? भारतीयों के संविधान सभा का निर्माण करेंगे। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे? भारतीयों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा भी दे देंगे। लेकिन ये दोनों काम कब करेंगे? युद्ध के बाद। क्योंकि आपको पता है 1939 में 1939 में क्या हो गया था? द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, जो 1939 से 45 तक चलता है। तो बोले देखो, हम आपकी दोनों बात मान लेंगे, युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन भी कर देंगे और आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा भी दे देंगे, लेकिन पहले भैया हमारे साथ युद्ध लड़ लो। लेकिन भारतीय भी समझ चुके थे कि भैया हमने प्रथम विश्व युद्ध में इनका इतना साथ दिया था, तो इन्होंने हमारे लिए कौन सा कर दिया, फिर से हमें लॉलीपॉप पकड़ा रहे, अब हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए। अगला क्या होता है? 1945 का वेवल प्लान आता है। वेवल प्लान भी आपका फेल हो जाता है। ये भी भारत में संविधान सभा के गठन के उद्देश्य से आता है। अब अगला 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन के द्वारा ही भारत में संविधान सभा का गठन होता है। इतनी चीज़ें समझ में आई कि नहीं कि भैया पहली बार किसने कहा? महात्मा गांधी ने कब कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कब कहा? अंग्रेजों ने कब स्वीकार कर लिया? कांग्रेस ने किस अधिवेशन में प्रस्ताव को पारित किया था? और भारत की संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? हो सकता है कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो चीज़ें आपको थोड़ी सी टफ भी लग रही होंगी, पर आप इनको सुनिएगा 1 से 2 बार, पॉइंट के नोट्स बनाइएगा, फिर पढ़िएगा, इसके बाद सुनिएगा, तब आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जब हम इस टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग किसने की थी? भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की थी
बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के दौरान। 1920 और 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा की मांग और निर्माण की बात प्रबल तरीके से कही। इसके बाद 1934 में आपके मानवेंद्र रॉय ने सुझाव दिया कि भारत का अपना संविधान सभा होगी। अर्थात भारत के संविधान सभा की प्रत्यक्ष रूप से मांग कौन करते हैं? मानवेंद्र नाथ राय, जो कि कौन थे? एक वामपंथी नेता थे। अब इसके बाद क्या होता है? 1942 का क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन भी आपका फेल हो जाता है। इसके बाद 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन के द्वारा ही हम भारत में संविधान सभा का गठन करते हैं। तो सबसे पहले 1920 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही निर्मित किया जाएगा। 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. रॉय ने पहली बार प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की। 1936 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। 1937 के कांग्रेस के फैसपुर अधिवेशन में संविधान सभा का प्रस्ताव पारित किया गया। इसी के बाद 1938 में क्या होता है? 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचन कैसे होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो आज की क्लास में हमने इतनी चीज़ें समझी है। बाकी के पॉइंटों को फिर से डिटेल से कल की क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक द्वारा दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेहनत करिएगा।